कांग्रेस के 140 साल के इतिहास में 86 अधिवेशन हुए। इसमें 6 इसी गुजरात की धरती पर हुए। गुजरात में भी 3 अहमदाबाद शहर में हुए। 600 साल से अधिक पुराना अहमदाबाद हमारे लिए तीर्थ स्थान जैसा। यहाँ साबरमती आश्रम है, सरदार पटेल राष्ट्रीय स्मारक है और बहुत सी यादें कांग्रेस के साथ यहाँ पर दिलाती है। यह अधिवेशन गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की शताब्दी है और सरदार पटेल साहब की 150वीं जयंती को भी हम समर्पित हैं। बेलगाम में 26 दिसंबर को हमने अहमदाबाद में एआईसीसी सेशन करने की घोषणा की थी। महात्मा गांधी जी ने सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं बल्कि दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया और इसी तरह से आज़ादी भी दिलाई। दुनिया के हर देश में उनकी मूर्ति लगी है, डाक टिकट जारी हुए हैं। ये दर्शाता है उनके उसूलों के लिए आज देश कितना सम्मान देता है। कांग्रेस के निर्माण में गुजरात का अमूल्य योगदान रहा है। यहाँ पैदा हुए 3 महान हस्तियों दादा भाई नौरोजी, गांधी जी, सरदार पटेल जी कांग्रेस का नाम दुनिया भर में रोशन किया। यह हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। हमारे महान नेता सरदार पटेल ने भारत के राजे रजवाड़ों का एकीकरण करके एक मजबूत राष्ट्र बनाया। इस साल 31 अक्टूबर को पूरे देश में हम उनकी 150वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाएंगे। कल हमने उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की बैठक सरदार पटेल मेमोरियल हॉल में आयोजित की। हमें फख्र है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुजरात में ही 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बने। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर का जीवन को प्रभावित करने में भी गुजरात का बड़ा योगदान रहा है। साथियों, जिस जगह हम अपना सेशन कर रहे हैं ये प्रेरणा भूमि है। यहीं से महज 79 सत्याग्रहियों को 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा आरंभ किया था। उस नमक सत्याग्रह से अंग्रेजी सरकार हिल गई थी। इसके 75 वर्ष बाद 2005 में सोनिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष काल में कांग्रेस ने फिर से दांडी यात्रा निकाली थी, जिसने देश के नौजवानों को प्रेरित किया था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस गांव, खेत मजदूर और गरीबों की पार्टी बनी और कमजोर तबके की आवाज बनी थी। गांधी जी पंक्ति में खड़े अंतिम आदमी के बारे में सोचते थे और अंत्योदय गांधी जी की ही सोच थी, जो गरीबों के लिए उन्होंने हमेशा अपना दिल खोलकर मदद किया। कांग्रेस के लिए 15 जून
1986 को गांधी जी ने जो कुछ कहा था वो आज के दौरान मैं उतना ही महत्व रखता हूं और मैं आपके सामने कुछ बातें उनके रखता हूं। उन्होंने कहा था, हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी जाति के हो, कांग्रेस के लिए सब बराबर है। जो कमजोर है उनको ऊपर उठाना कांग्रेस का काम है। जो गर्त में है उनको ऊपर लाए, सबको बराबरी का जगह पर लाकर खड़ा करे। कांग्रेसी यही सोच है कि न किसी को हिमालय के चोटी पर रहना है, न किसी को पाताल में ढकलना है। ये महात्मा गांधी जी के शब्द हैं और इसको मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, आज के जमाने में गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये जो गरीब और अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है, जिसका जिक्र कल राहुल गांधी जी ने भी किया और आज हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये विचारधारा गांधी जी के थे और गांधी जी के विचारधारा पर ही हमारी पार्टी चल रही है। गांधी जी ने 1947 को एआईसीसी की बैठक में सांप्रदायिक संस्था के खिलाफ एक प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था, कांग्रेस सारे देश और सब संप्रदायों की सेविका है। सांप्रदायिक संस्थाओं और उनके जहरीले सिद्धांतों को तथा कामों का उचित उत्तर ये होगा कि कांग्रेस प्रबल जनमत तैयार करे जिससे वे प्रभावहीन हो जाए। यानी जनमत तैयार करने का जिम्मेदारी हमारी है और ये जो जहरीले सिद्धांतों के लोग हैं उनको उत्तर देना यही है कि हम एक होकर लड़ना। गांधी जी के बातें में खास तौर पर अपने नौजवान साथियों के लिए बता रहा हूं, 1920 से 1947 के बीच कांग्रेस का कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रस्ताव नहीं जिस पर गांधी जी की छाप न हो। साथियों, ये तो हमारे पार्टी के गौरवशाली इतिहास की बातें थी। अब चंद बातें मैं मौजूदा हालात पर करूंगा। पिछले 11 वर्ष में सत्ताधारी दल संविधान पर चोट कर रहा है। हमारे संवैधानिक मूल्यों, संवैधानिक प्रावधानों, संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार हमला हो रहा है और इसको रोकना जरूरी है। इसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार होना चाहिए। हाल में हुए संसद के बजट सत्र में सरकार ने मनमाने अपना काम चलाया। स्पीकर ने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को नाम लिया, उनको बोलने के लिए कहा, फिर बाद उन्होंने उनको बोलने नहीं दिया। ये डेमोक्रेसी में लज्जा की बात है। एक अपोजिशन लीडर को अगर आप बात करने नहीं देते, क्या आप सामान्य लोगों को करें? क्या आप सामान्य लोगों को लोकतंत्र का फल दे पाएंगे? लोगों की आवाज को उठाने वाले एलओपी जिनके आवाज को दबाया जाता है, तो इसके ऊपर से सोचिए कि आज की सरकार किस मानसिकता के साथ चल रही है। इसीलिए हमको आवाज उठाना जरूरी है। लेकिन आज जो हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। जनता के सरोकार के जरूरी मुद्दों पर बहस करने के बजाय सरकार कम्युनल पोलराइजेशन के लिए रात के 3-4 बजे तक संसद में बहस कराती रही और मणिपुर जैसे अहम मुद्दे पर रात के 4:30 बजे बहस शुरू होती है। मैंने कहा शाह जी को
अरे भाई, ये कल बात करेंगे, क्योंकि इन मुद्दों पे हमको कुछ रोशनी डालना है, समझाना है, और देश के लोगों को भी ये मालूम होना है मणिपुर का इंसिडेंट कैसा चल रहा है, वहां पर किस तरह की गवर्नेंस चल रही है। तभी भी सरकार नहीं मानी। इसका मतलब है कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है, जनता से छुपाकर उनके जो फेल्यूअर्स है उसको वो एक ढंग से उसको छुपाकर रखना चाहती है। तो इसीलिए रात के 5 बजे तक पार्लियामेंट चली। तो इससे सोचिए वो कितने गंभीरता से विषय को लेते हैं। अरे कोई सो रहा है, कोई बैठा हुआ है और कोई देख रहा है इधर उधर। ऐसे वक्त वो बिल आती है, जो बिल महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में। ये रवैया सरकार का है। इसीलिए मैं कहूंगा लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अमेरिका ने हमारे खिलाफ 26% टैरिफ लगा दिया, पर इस पर संसद में बहस नहीं होने दिया, क्योंकि उसी दोपहर में हम इसको उठाए थे, लेकिन उन्होंने इसको माना नहीं। देश की अर्थव्यवस्था में मोनोपोली स्थापित किया जा रहा है। सार्वजनिक संपत्तियां धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपी जा रही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बेचकर लाखों परमानेंट सरकारी नौकरियां और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर चोट की गई है। कि जो दलितों को, पिछड़ों को और अपर कास्ट में भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन के तहत वो भर्ती नहीं करना चाहते हैं, नौकरी नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए एक एक करके पब्लिक सेक्टर को तो बेच रहे हैं और अपने दोस्तों को सुपुर्द कर रहे हैं। तो ऐसा अगर चला तो एक दिन मोदी सरकार और खुद मोदी जी इस देश को बेच के जाने वाले हैं, ऐसा मैं कहूंगा। क्योंकि उनको अगर फिक्र होती, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के बड़े बड़े कारखाने बनाए, और ऐसे कारखानों को, ऐसे जो पब्लिक सेक्टर को ये मोदी जी खत्म कर रहे हैं। और मैं आगे कहना चाहता हूं, बताऊंगा मैं क्या कर रहे हैं। एयरपोर्ट, पोर्ट, माइनिंग या पावर, मीडिया हाउसेस हो या टेलीकम्युनिकेशंस, यहां तक कि अमेरिका के बिना ऑक्शन के सैटेलाइट टेक्नोलॉजी अपने उद्योगपति मित्रों को ये सरकार दिलवा रही है, जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है। इसीलिए हमको सोचना है, ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, किसी पार्टी की बात नहीं है। हम, आप और हम मिलके देश के लिए क्या कर रहे हैं, आने वाले पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं आप। लेकिन उनके पास कोई उत्तर नहीं। वो सिर्फ कांग्रेस को गालियां देने के सिवाय, कांग्रेस को भला बुरा कहने के सिवाय दूसरी बात वो नहीं करते। आज चुनाव आयोग से लेकर संसद तक सरकार का विस्तार बनाने की कोशिश है। इलेक्शन इंस्टीट्यूशन भी उनके कंट्रोल में है और सरकार हर चीज में आज इंटरफियर करके अपना वर्चस्व हर जगह बिठा रही है। चुनाव में घोटाला हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ पूरी दुनिया के विकसित देश
ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए हैं। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है। वो भी इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इसीलिए मैं विकसित देश भी बैलेट पेपर में, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। महाराष्ट्र में क्या हुआ? राहुल जी ने ये सवाल पहले उठाए, पार्लियामेंट में उठाए, प्रेस में बोले, हम लोग बोले, लेकिन सरकार असर नहीं हुआ। अरे असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन के बीच में अगर 50 लाख वोट्स वहां पर ज्यादा होते हैं तो आप ही बताइए ये कैसा डेमोक्रेसी, ये कैसा इलेक्शन कमीशन, ये कैसा वोटर लिस्ट उन्होंने बनाया? सब फर्जी बना के जीत गए। महाराष्ट्र का इलेक्शन ये तो फ्रॉड है, डेमोक्रेसी पे ये एक मार है। इसलिए यही बात हरियाणा में भी हुई है। हो सकता है वो छोटे प्रमाण पे हुई, लेकिन सबसे बड़े पैमाने में हमारे पास ही है। अरे हमारे सीट सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में आ सकते हैं, वही वोटर लिस्ट सिर्फ थोड़े दिन में बदल के एमएलए उनके आते हैं। मैं कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं देखा कि ये बीजेपी वहां 150 सीटें लड़ती है और 150 सीटें लड़ती है और 138 सीटें लाती है। 90% रिजल्ट कभी हुआ है इस देश में? अनेक इलेक्शन हमने देखे हैं। मैं तो खुद 12-13 इलेक्शन लड़ा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो फ्रॉड महाराष्ट्र में हुआ वो सिर्फ डेमोक्रेसी को तबाह और तंग करने के लिए और अपोजिशन को हराने के लिए उन्होंने ये काम किया है। इसके खिलाफ भी हमको लड़ना है। और वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने जो गड़बड़ियां हो गई, इसको रोकने के लिए हम बहुत से सवाल और हमारे एडवोकेट्स भी और लीडर्स भी इस पर बहुत काम किए, लेकिन फिर भी हम इसमें पीछे हैं। इसको ढूंढ के निकालेंगे। जो चोर चोरी करता है वो आज न कल पकड़ा जाता है, उसके लिए हम वो कोशिश कर रहे हैं। भाइयों, थोड़े दिनों में सरकार अब इधर इधर नए नए नारे देती है और लोगों को भटकाती है। खास करके आज 15 लाख संपन्न भारतीयों विदेशों में जाकर बस गए हैं। 15 लाख लोग जो अमीर हैं वो विदेशियों में जाके बसे, फॉरेन कंट्रीज में जाके बसे हैं। बेरोजगारी से बचने के लिए विदेश में काम करने गए हुए नौजवानों को जंजीरों में बांधकर अमेरिका से वापस भेजा जा रहा है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मुग्ध है, साइलेंट है।
बाकी के वक्त तो खूब बकते हैं, खूब बोलते हैं, लेकिन जब लोगों के ऊपर अन्याय होता है, हमारे नौजवानों ऊपर वो अन्याय होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आता है, तो उस वक्त चुप बैठते हैं और चुप बैठकर उस पर ध्यान नहीं देते। ये एक ही चीज नहीं है, और अनेक चीजें भी है। भाइयों, ये जो खास करके सत्ताधारी दल बार बार यही बताने का प्रयास कर रहा है कि भारत का विकास सिर्फ 2014 के बाद ही हुआ है। गुजरात की ही मिसाल लीजिए, यहाँ की अधिकतर संस्थाएं कांग्रेस राज्य में बनी है। चंडीगढ़ के बाद देश का दूसरा मॉडर्न सिटी गांधीनगर भी कांग्रेस की ही देन है या नहीं? गुजराती लोग क्या बैठे नहीं है ना? गांधीनगर कब बना? कांग्रेस के जमाने में बना। मोदी बोलते हैं ये मेरे जमाने में बना। आप मानते हैं इसको? और उसी तरह यहां पर बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं बनी, जिसमें IIM मोदी के जमाने में बना, इसरो मोदी जी के जमाने में बना। और मैं ये पूछना चाहता हूं, श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, वो भी 2014 के बाद ही बना। आप मानते हैं इसको? नहीं। क्या त्रिभुवन दास पटेल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूध की सोसाइटियां बनाई, क्या वो भी मोदी जी के जमाने में हुआ? कुरियन जो यहां पर बहुत बड़ा यहां लोगों को मदद किया, कोऑपरेटिव मूवमेंट को उन्होंने अच्छी तरह से काम किया, क्या ये भी 2014 में हुआ? मैं पूछ रहा, ऐसे बड़े बड़े काम हमारे लोगों ने किया, फिर भी 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अब वो 70 साल छोड़ दिए, फिर 60 पे आए, अब 60 छोड़ दिए, 55 पे आए। 55 सालों में आपके, अरे भाई तुम तो 11 साल प्राइम मिनिस्टर हो गए, 13.5 साल चीफ मिनिस्टर है गुजरात के, फिर भी गुजरात को क्या आपने यहाँ के गरीबों का गरीबी हटाया? क्या दलितों का? आज मैं देखा एक दलित आदमी जो इनके जमाने में जब वो मंदिर में गया रामनवमी के लिए, वो हमारा LOP है, अंदर गया, दर्शन लिया, जब बाहर आया तो वहां के लोग गंगा जल ला के पवित्र करने का काम वो लोगों ने किया। ये शर्म की बात नहीं है? हम भी हिंदू है ना? जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अस्पृश्य लोग हैं, ये भी तो इंसान है ना? ये भी तो आपके हिंदू धर्म के ही वो अंग होते ना? उन्होंने अगर मंदिर में जाते हैं, दर्शन लेकर अगर आते हैं, तो आप वो गंगा जल छिड़का के उसको पवित्र करते हैं। ये शर्म की बात है। और बार बार ये कांग्रेस वाले हिंदुओं के खिलाफ है, ये हिंदू के मानते नहीं उसूल। यही उसूल मानना, हमको अंदर नहीं आने देते, दर्शन नहीं लेते थे, हमका अपमान करते हो। और ये कल के पेपर में आए, ये बहुत दिन का नहीं, वो भी एक पॉलिटिशियन, वो भी एक LOP, उसकी हालत ये है तो सोचिए देहात में रहने वाले जो दलित हिंदू हैं उनकी क्या दशा होगी। मोदी साहब
ये सुधारो पहले। शाह, पूरे आपके पास होम मिनिस्ट्री है, इन अत्याचारों को बंद करो, तब तुम इस देश के अच्छे होम मिनिस्टर बन सकते हो। लेकिन तुमको वो होना नहीं है। आपको सिर्फ ईडी, सीबीआई, आईबी इनके पीछे भागना है। गरीब लोगों को, छोटे मोटे व्यापारियों को तंग करना है, यह आपकी मंशा है। तो इसीलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहना कांग्रेस का काम है। और ये काम सिर्फ कांग्रेस कर सकते हैं, ये काम सिर्फ राहुल गांधी जी कर सकते हैं, और सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, राहुल गांधी जी के पास वो ऊर्जा है, नौजवान है और विचारधारा उनकी अच्छी है, गरीबों के बारे में सोचते हैं, बैकवर्ड्स के बारे में सोचते हैं, और हर समाज के गरीब, सिर्फ एक कौम का बोल के नहीं बोलता मैं, वो चाहे अपर कास्ट के हो, लोअर कास्ट के हो, कोई भी, सबके लिए उनके दिल में जगह है, और उस ऊर्जा के साथ वो काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद करते फिरे, कुछ होने वाला नहीं है। अरे जिंदाबाद उस वक्त काम आता है, हम जीत के बाहर जब आते हैं उस वक्त जय जयकार आप करो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये तो हमेशा नरेंद्र मोदी जी कोई भी काम करते हैं उल्टा करते हैं। देश के लिए कोई अच्छी काम उन्होंने नहीं की। उन्होंने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश किए, उसको भी उन्होंने निकाल दिया और अपने मनमाने ढंग से उस इंस्टीट्यूशन को वो चला रहे। और इसी 5 ईयर प्लान से, नेहरू जी के 5 ईयर प्लान से ही ये देश आगे बढ़ा। लेकिन आज उसकी स्थिति क्या है आप जानते हैं। कभी जो देश के गरीबों के बारे में हमदर्दी नहीं रखता, वो इंसान हमेशा ऐसे गलत कामें करने के आगे चलता है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब अपने जो आजाद फौज के सुभाष चंद्र बोस, वो जब कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उस वक्त उन्होंने प्लानिंग करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को नियुक्त किया था उस वक्त। अरे हमारे पास तो आइडियाज आज के नहीं, हमारी सोच गरीबों के लिए कांग्रेस हमेशा इसका चिंतन और मंथन की है। और आप हमको कैसा तोड़ना, लोगों को कैसा भगाना, ये सब आप लोग कर रहे हैं। और इस 11 वर्ष में विपक्षी राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार, सेंटर स्टेट रिलेशन इतने मजबूत थे कांग्रेस के जमाने में, यूपीए के जमाने, जब सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थे, मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उस वक्त सेंटर स्टेट का रिलेशन इतना अच्छा था कि कोई भी कभी भी आके कुछ भी अपने लिए मांग सकता था। लेकिन मोदी जी के सरकार में अगर सच भी है जो उनको मिलना है, जैसा कि नरेगा का हो या और बजट में जो अनाउंस किए हैं, वो फंड पूछने को गए तो भी मोदी कभी नहीं देते। और आज हमारे चीफ मिनिस्टर्स, चाहे वो कर्नाटक के हो, चाहे वो तेलंगाना के हो, चाहे हमारे हिमाचल के हो, ये सब लोग, और झारखंड के हो, ये तड़प रहे। अरे भाई नरेगा के लिए फंड्स दो, गरीब लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, उनको काम दो। लेकिन मोदी सरकार
उधर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उनके मित्र दोस्त लोग अमीर है। तो जो अमीर का दोस्त है वो गरीब का दोस्त नहीं बन सकता। इसीलिए हमको ये सिखाना है, कहना है कि हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे। और दूसरी बात, विपक्षी राज्यों में इनके भेजे हुए गवर्नर कैसा काम कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फटकारा मारा, वो जिंदगी भर हमारे मोदी साहब और उनके गवर्नर याद रखना चाहिए। आप पढ़े होंगे, पढ़े या नहीं, यही हमारे लोगों की मुश्किल है, ये नहीं जानते। अरे गवर्नर को तो जो गवर्नर ने अपने पास बिल रख लिए थे, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे हिमाचल का हो, चाहे तेलंगाना का हो, जा जाके बिल वेस्ट बंगाल का हो, ये बिल्स उन्होंने असेंबली में पास करके भेजा था, वो गवर्नर लेकर बैठ गए थे। और बैठ गए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने, सालों से। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज्यादा दिन, आप हिंदी में बोलते ना कुंडली, कुछ सांप ऐसा कर 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 कुंडली से ऊपर बढ़ता है, हाँ हाँ कुंडली, तो अब नहीं चलेगा बोले वो। आपके पास जो भी बिल है या पास करो या उसको वापस भेजो, रिजेक्ट करो, लेकिन आप ऐसा ही रखेंगे। और उन्होंने आगे ऐसा ऑर्डर दिया, जो लोग बिल भेजे हैं गवर्नर के पास, वो सारे बिल समझो कि उसको मंजूरी मिल गई, कोर्ट ने दिया। तो उनको ये तो गवर्नर और इस सरकार को थप्पड़ मारे। अरे अगर आप साइन करते जो अच्छा है तो आपको क्रेडिट मिलता, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि आप गवर्नर जो भी रख लिए हैं सालों से, उसको मंजूरी समझकर आगे का काम करो। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्रियों का काम आसान हो गया, बैठे जगह सब कुछ मिला। अब गवर्नर को सलाम मारने की जरूरत नहीं, कभी कभी मारना भी चाहिए, लेकिन अब तो पूरा बिल्स आपको देंगे। और जो प्रेसिडेंट के पास गए हैं और वहां भी पड़े हुए हैं, अननेसेसरली जो रेफर कर रहे हैं गवर्नर सताने के लिए, वो भी, उसको भी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। तो ये है मोदी जी की गवर्नेंस। और ये मोदी जी सब विपक्षियों को सताने के लिए काम करती है, देश के लिए नहीं, देश के भलाई के लिए भी नहीं है। तो आज वो दिन देखने को मिला, जो गलत काम करते हैं उसको भी थप्पड़ सुप्रीम कोर्ट मारती है। और दूसरा, शिक्षा का आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, सोनिया गांधी जी ने एक लेख लिखा था और उस शिक्षा के बारे में उन्होंने पूरा एक पेज लिख कर दिया। आज की शिक्षा कम्युनलाइजेशन हो रहा है, आज की शिक्षा कमर्शलाइजेशन हो रहा है, आज की शिक्षा जो गरीबों के हाथ वहां नहीं पहुंच सकते ऐसे हैं। इसीलिए इस शिक्षण व्यवस्था को बदलना चाहिए, ये मैडम गांधी जी का कहना है और हम लोगों का भी वही कहना है। हम बार बार पार्लियामेंट में इसको उठाने की कोशिश किए, लेकिन अच्छा हुआ सोनिया गांधी जी ने इसको लिखकर लोगों को समझाया। और दलित, आदिवासी,
पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब बच्चे उच्च शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। सरकार के नाकाबिलियत की वजह से युवाओं को एक बड़ा वर्ग ऐसा तैयार हुआ है, उनको उच्च शिक्षण लेते हुए भी उनको कोई नौकरी नहीं मिलती। वो छोटे नौकरी पे काम करने के लिए आज तैयार है। ये है मोदी, ये है बीजेपी सरकार। भाइयों, किसानों का आंदोलन ये सरकार बार बार कुचल देती है। मैं आपकी आमदनी दोगुना करूंगा, क्या क्या नहीं बोले, इतना झूठ बोले, शायद वो डिक्शनरी में झूठ शब्द ही उन्होंने बार बार सीखा है, दूसरा वो शब्द सीखे नहीं काम करने का। 2 गुना दूंगा, डिमोनेटाइजेशन करके नए देश का उद्धार करूंगा। इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि ये जो मोदी जी के करतूत है, इसके खिलाफ हमको लड़ना चाहिए। केंद्र सरकार ने जब महिला आरक्षण कानून बनाया तो कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि इसे तत्काल लागू किया जाए। ये तो हमने किया, लेकिन उसको लागू नहीं कर रहे। सोनिया गांधी जी ने बहुत कोशिश करके इस बिल को पास करवाया, लेकिन ये बीजेपी सरकार सो रही है। हम चाहते हैं कि वो इसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना चाहिए। साथियों, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के संरक्षण के लिए कांग्रेस की सरकारों ने अलग अलग समय पर अनेक कानून बनाए। जल जंगल रक्षा के लिए लैंड एक्विजिशन, जो राहुल गांधी जी ने खुद इसके लिए बहुत मेहनत की। ऐसे अच्छे कानून जनता के हित में कौन कर सकते हैं? वो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, और कांग्रेस ने करके दिखाया। जो भी हो, फूड सिक्योरिटी हो या कंपलसरी एजुकेशन हो, ये सारी चीजें हम लोगों ने किया है। और दूसरी चीज, ये आदिवासियों को बीजेपी क्या करी है, पाप विचारों को उनको वनवासी बोल रहे हैं। अरे आदिवासी इस देश के लोग हैं, पहले से यहीं पैदा होके यहीं रह के वो मूल निवासी है। उनको बीजेपी वाले बोल रहे हैं ये अपना वनवासी है। ये नया शब्द ही मालूम हुआ, ये कहीं कोई सुना नहीं। वनवासी बोल के उनको अलग करना चाहते हैं, और जो मूल निवासी है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो कमजोर लोग और जो भी शेड्यूल ट्राइब के लोग हो, उनको अलग करके डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। भाइयों, और बहुत से बातें हैं, और दलितों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला। कांग्रेस के जमाने में अगर छोटी बात भी होती, कहीं गलती होती, तो बहुत बवाल मचता था। टीका टिप्पणी लिखने वाले भी खूब लिखते थे, टीवी में दिखाने वाले भी खूब दिखाते थे। भाई इतने अत्याचार हो रहे, कहाँ है हमारे पत्रकर्ता, कहाँ है हमारे टीवी वाले, कहाँ है हमारे लीडर्स? सब बच गए, सब देख रहे नहीं, क्योंकि उनके मालिक अमीर लोग हैं, और जो सब मोदी के पास बैठे हुए हैं, क्योंकि मालिक लोग डरते हैं सच बात। इसीलिए आज फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी या फ्रीडम ऑफ राइटिंग, इसका भी बंद हो गया है। और एक हमने ये राहुल जी बार बार उठाए, जो सेंसस की बात है, 2021 की सेंसस लाओ, तभी शेड्यूल ट्राइब्स बैकवर्ड्स को उनका रिजर्वेशन ठीक ढंग से मिलेगा। और
2011 के जनगणना आंकड़ों पर चल रहे हैं, उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही हमको 14 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आएंगे और बाकी योजनाओं के फायदे वो लोगों को नहीं मिल रहा है वो मिल पाएंगे। और जातीय जनगणना ये जरूरी है, ओबीसी का जनगणना करना, उनके हकूक को उनको प्रोत्साहन देना, और हम लोग उस बारे में जातीय जनगणना बैकवर्ड क्लास के लिए बहुत जरूरी है, ओबीसी के लिए जरूरी है। जब ये जनजाति जनगणना होगी तो उनके जो भी ये है, जो शिक्षा का हो, नौकरी का हो, और उनके हकूक के लिए वो लड़ते रहेंगे। लेकिन वो काम मोदी जी नहीं करना चाहते। अपने आप को मोदी जी कहते, पहले तो नहीं कहते थे, अब इधर इधर ये कह रहे हैं कि मैं बैकवर्ड हूं, मैं फलाना हूं। अरे भाई, आप बैकवर्ड है तो बैकवर्ड के लिए जनगणना लागू करो ना, करो, आपको कौन रोक? फायदे के लिए बैकवर्ड बोलते हैं, वोटों के लिए बैकवर्ड बोलते हैं, लेकिन बैकवर्ड लोगों की जनगणति नहीं कराना चाहते, क्योंकि उनकी जकड़ वो अमीर लोगों के हाथों में है। और जो लोग पहले से ही ये गरीबों को कुचलने वाले लोग जो भी है, उनके साथ वो है। इसीलिए दोस्तों, हमको ये भी लड़ना है और इसके लिए भी हमको काम करना है। दूसरी बात, मैं अभी 2 मिनट में समाप्त करूंगा। बहुत से बैकलॉग वैकेंसीज है और एमएसएमई यूनिट्स बंद हो गए हैं। अब लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा। 5 वर्षों में एमएसएमई यूनिट्स 5 लाख बंद हो गए। और कल देख रहा था मैं, क्या परसों, मोदी जी का भाषण, एक 10 लोगों को बिठा के उन्होंने पूछ रहे थे, मुद्रा योजना कैसी है, कितना फायदा आपको हो गया। आप देखे होंगे टीवी पे। ये मोदी जी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं, और वो भी छुप छुप के, घर में बुला के, अरे मैदान में आओ, लोगों को मिलो, आपकी गवर्नेंस कैसी है, लोगों से पूछो। अपने घर में 8-10 लोगों को बुला के नहीं पूछ सकते। इसको आपको अंदाजा नहीं मिलेगा कितने अनएम्प्लॉयड है, कितनी बेरोजगारी है, कितने एमएसएमई बंद हो गए हैं, तभी मालूम होगा। लेकिन वो कभी आते नहीं और लोगों की बात सुनते नहीं। उसके बाद आपको तो मालूम है, 2 रुपए बढ़ा दिए सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, कच्चे तेल, सब पे 2-2 रुपए बढ़ा। और वो कहते थे मैं कम करूंगा। तो भाइयों, ये जो मोदी जी हमेशा गरीबों के खिलाफ काम करते हैं, गरीबों के लिए कुछ उन्होंने नया सोचा भी नहीं है, समझा भी नहीं है। इसीलिए मोदी जी की मेक इन इंडिया भी फेल्योर हो गई। मोदी जी का हर जो उनके पास विषय था, उसको उन्होंने कभी आगे नहीं बढ़ाया। तो मैं यही कहूंगा, सत्ताधारी दल भविष्य की चुनौतियों की तैयारी करने के बजाय 500 साल पुराने मुद्दों को उभार कर सांप्रदायिकता भड़का रही है। उनके आरएसएस के चीफ ने बोला, अरे भाई, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो, वो जो हो गया हो गया। उन्होंने कहा, फिर भी वो नहीं सुनते, कुछ ना कुछ उठाते हैं।
और लोगों को डिवाइड करते हैं। ये मोदी जी अंगार लगा के छोड़ देते हैं, आरएसएस और उनके सभी वर्कर्स उसमें पेट्रोल डालते रहते हैं। तो भाइयों, आखिरी बात मैं ये कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी ये बात कही थी, यदि राजनीतिक दल अपने पंथ को, देश के पथ को देश के ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और स्वभावतः हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम सभी को इस संभाव्य घटना का दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिकार करना चाहिए। हमें अपनी आजादी की खून के आखिरी कतरे के साथ रक्षा करने का संकल्प करना चाहिए, ये अंबेडकर जी ने कहा। हमको देश की रक्षा करना और हमारे संविधान को बचाने का जो मुहिम हमारे राहुल गांधी जी ने उठाया और पूरा देश भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ गया, मिल गया, और उन्होंने जो वो बातें कही अभी लोगों के कान में गूंज रहे हैं। तो हमको ये सब मिलके वो जो चीजें हैं उनको भी आगे लेके जाना है और नए पीढ़ी को भी हम ये कहना है कि हमारे लोग ये नए उसूलों के साथ आगे बढ़ेंगे। और एक मैं नेहरू जी ने कहा था, गांधी जी की शहादत के बाद नेहरू जी ने कहा था, हमें मिलकर रहना चाहिए और भीषण सांप्रदायिकता के उस विष का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। ये नेहरू जी के वर्ड है। जब गांधी जी को मार डाले, गोली मारे, तब उन्होंने कहा कि ये हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला और ऐसे लोगों के ये जो उसूल है, आइडियोलॉजी है, उसको खत्म करना चाहिए, ये उनका कहना था। और हम आज वो काम करने जा रहे हैं और इसी सिद्धांत के तहत हम आगे चलेंगे और साबरमती के तट पर से हम न्याय पथ पर चलने के लिए संकल्प, संघर्ष और समर्पण का संदेश लेकर यहाँ से चलेंगे। सरदार पटेल जी ने संगठन के महत्व को लेकर जो बात कही थी, उसी को दोहराकर मैं अपनी बात आगे समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा था, संगठन के बिना संख्या बल बेकार है। ये वल्लभ भाई पटेल की बात है। बिना संगठन के संख्या बल असली नहीं बल है। सूत के धागे अलग अलग रहते हैं तो अलग अलग बात होती है, पर जब वे बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं तो कपड़े का स्वरूप धारण कर लेते हैं। तब उनकी मजबूती, सुंदरता और उपयोगिता अद्भुत हो जाती है। ये बात वल्लभ भाई पटेल जी ने उस वक्त कहा था। इसीलिए संगठन को बिना मजबूत किए, बल दिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरी, संगठन निर्माण के जिला अध्यक्षों की राहुल गांधी जी ने एक मीटिंग, हम सब लोग, हमारे सब जो डीसीसी प्रेसिडेंट थे, उनकी मीटिंग हमने ली। एक गाइडलाइंस देने के लिए हमने पूरी कोशिश की और जिला अध्यक्ष को अपनी नियुक्ति के 1 साल के अंदर बूथ कमेटी बनाना, मंडल कमेटी बनाना, ब्लॉक कमेटी और जिला कमेटी में बेहतरीन लोगों को जोड़ते हुए बनाना है।
इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए और संगठन निर्माण में जिला अध्यक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इनकी नियुक्ति स्ट्रिक्टली एआईसीसी गाइडलाइंस के अनुसार निष्पक्षपात होना है। और हमने भी देश भर से जिला अध्यक्षों को 3 मीटिंग ली और आगे का कार्यक्रम साथ में ये हाथ नहीं बटाते। मैं ये महत्व का मुद्दा रखूंगा। जो लोग पार्टी के काम में हाथ नहीं बटाते उन्हें आराम करने की आवश्यकता है। जिम्मेवारी नहीं निभाते उन्हें रिटायर होना चाहिए। और हमने और राहुल जी ने जो एक प्रोसेस किया, इनपुट लिया, हम भविष्य में कैंडिडेट सिलेक्शन के प्रोसेस में जिला अध्यक्षों को इन्वॉल्व करने वाले हैं। गुजरात के साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप संकल्प लेकर अपने घरों से निकल पड़िए। सफलता आपके कदम छूने के लिए तैयार है। हम फिर से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आजादी की इस दूसरी लड़ाई में दुश्मन फिर से अन्याय, असमानता, भेदभाव, गरीबी और सांप्रदायिकता ही है। फर्क बस ये है कि तब अन्याय, गरीबी, असमानता को बढ़ावा विदेशी देते थे, अब हमारी खुद की सरकार दे रही है। तब सांप्रदायिकता का फायदा विदेशी उठाते थे, आज स्वयं हमारी सरकार उठा रही है। पर हमें ये लड़ाई भी जीत कर रहना है और इसके लिए राहुल जी तैयार है, हम हैं और सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद हमको है। हम कभी डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे मंजिल को हम पहुंचेंगे। यही कहकर मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय गुजरात, जय कांग्रेस।